हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूट्रिक्स। दिस इज प्रणय मंडल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के एक नए लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का हमने नेक्स्ट लेक्चर कर रहे हैं, जिसका जो है हमारा टॉपिक क्या है आज का टॉपिक है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन का जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है वो कैसे क्या प्रपोज हुआ था उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है क्या, पहले थोड़ा वो समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए किसी भी सेल की स्टेज होती है, लाइफ होती है। ठीक है, तो मैंने इससे पहले बताया था आपको, कहते हैं कि एक सेल जैसे सेल डिवीजन होता है। ठीक है, दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, एक बोलते हैं कि मेयोटिक होता है, एक बोलते हैं माइटोटिक होता है। ठीक है, मतलब एक में क्या होता है, एक सिंगल सेल, ठीक है, एक सिंगल सेल दो सेल में डिवाइड होता है, माइटोटिक। और एक में होता है कि हमारा एक सिंगल सेल चार सेल में डिवाइड हो रहा होता है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ सेल से हटके, ठीक है, नंबर ऑफ सेल से कुछ बात नहीं है। बात यह है कि जब एक सेल से दो सेल या फिर एक सेल से दो सेल डिवाइड हो रहा है, यानी कि सेल डिवीजन हो रहा है, सेल का डिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, हम बोलते हैं कि सेल डिवीजन के लिए क्या होता है। देखिए एक सेल की लाइफ में एक सेल साइकिल होती है, आपको पता है। ठीक है, सेल साइकिल होती है और सेल साइकिल में बोलते हैं कि इसका सेल साइकिल जो होता है, सबसे पहले क्या होता है, किससे होता है, G0, फिर G1, फिर क्या होता है S, फिर क्या होता है M। ठीक है, तो क्या होता है, अरे बीच में छूट गया, G1S, बीच में एक G2 फेज होता है। ठीक है, तो G1S G2M फेजेस होते हैं लाइफ में। ठीक है, तो क्या होता है, जो G1 फेज होता है ये क्या होता है, इसका ग्रोथ फेज होता है। जो S फेज होता है ये क्या होता है, आपका सिंथेसिस फेज होता है। और इस फेज में क्या होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, हमारे पास जो कहते हैं मियोटिक या फिर माइटोटिक, वो डिवीजन होता है, जिसमें कहते हैं सेल अपना अलग होते हैं, दो सेल में डिवाइड हो रहे होते हैं। उसके बाद फिर से वो G1 जो G0 है हमारा, G0 क्या है हमारा, रेस्टिंग फेज है, इसको बोलते हैं रेस्टिंग फेज ऑफ सेल। ठीक है, तो जो रेस्टिंग फेज है G0, वो क्या है हमारा, G1 के से पहले होता है और M2 के बाद में होता है। तो एक सेल की साइकिल ऐसी होती है, हम बोलते हैं एक सेल की साइकिल, एक सेल की लाइफ में ये चार स्टेज आते हैं। ठीक है, फिर ये पांच स्टेज आते हैं, जो कि अपना G0, G1S, G2M। ठीक है, अब जो इस सब में है, तो एक स्टेज आता है G1 के बाद, मतलब ग्रोथ स्टेज के बाद एक स्टेज आती है, सिंथेसिस स्टेज आती है, जो हमारा S स्टेज है। तो उस S स्टेज में क्या होता है, जो सेल होता है, सेल के जीनोम का डुप्लीकेशन हो रहा होता है। ठीक है, मतलब जो भी सेल के अंदर हमारे पास डीएनए है, डीएनए मटेरियल क्या होगा, डुप्लीकेशन हो रहा होता है। ठीक है, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन क्या होगा, हम अगर इसको ऐसे बोलते हैं टर्म में, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होगा, इट इज अ प्रोसेस by which the genetic material or the genome of cell being duplicated। ठीक है, तो इट इज अ प्रोसेस बाय विच द जीनोम ऑफ सेल बीइंग डुप्लीकेटेड, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, डीएनए एक डीएनए से हमारा क्या कहते हैं, उसकी कॉपी बन रही होती है। मतलब एक सेल से दो सेल बनेंगे तो एक डीएनए से दो डीएनए बनेंगे, सिंपल सा प्रोसेस है। तो मतलब अगर मैंने कहा कि एक सेल है हमारे पास, ठीक है, एक सेल है और उसके अंदर क्या है, हमारे पास एक डीएनए है। ठीक है, तो क्या होगा, तो ये हमारे पास एक डीएनए है, तो एक डीएनए से क्या बनेगा हमारा, एक सेल से दो सेल बनेंगे, जो सेल डिवीजन हो गया हमारा माइटोटिक वाला, और उसमें क्या होगा हमारा, दो डीएनए ही बनेगा। ठीक है, तो जब मैंने कहा कि एक सेल से दो सेल बनते हैं तो एक डीएनए से दो डीएनए बनते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, ये क्या है हमारा, रेप्लिकेशन। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, रेप्लिकेशन। अब जब हम रेप्लिकेशन के बारे में बात कर रहे होते, इसमें एक्चुअल में क्या, देखिए जब स्टार्टिंग में जब क्या कहते हैं रेप्लिकेशन के बारे में कुछ पता नहीं था, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, बहुत सारी क्या कहते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी। इसका मतलब है तो बहुत सारे पैराडॉक्स थ्योरी थी कि मतलब समझ में नहीं आ रहा था लोगों को कि एक्चुअल में डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो कैसे होता है।
ठीक है। तो सबसे पहले उसको समझने के लिए देखो, सबसे पहले जो क्या कहते हैं हम बात करते तो सबसे पहले माना जाता था कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो होता है कंजर्वेटिव। सबसे पहला रेप्लिकेशन का जो थॉट करा गया था, अभी जो सबसे पहले सोचा गया था डीएनए के रेप्लिकेशन के बारे में, तो डीएनए के रेप्लिकेशन के बारे में ऐसे समझते पहले इस टाइप से सोच लेते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन, ओके। तो साइंटिस्ट ने क्या करा, जो हमारे क्या रिसर्चर है उन्होंने सोचा कि इसके तीन मेथड सोचे। तो सबसे पहले जो सोचा उन्होंने सोचा कि कंजर्वेटिव होता है, जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो क्या है हमारा कंजर्वेटिव होता है। यार कंजर्वेशन लिख दिया मैंने, कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन समझाऊंगा मैं अभी क्या है। नेक्स्ट थियरी है कि नहीं, डीएनए के रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव नहीं होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है हमारा डिसरप्टिव रेप्लिकेशन। बट इस थ्योरी को भी डिनायल मिला, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हमारे मेसेल्सन एंड स्टाल आए और इन दोनों ने क्या कहा कि नहीं, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और वो मेथड होता है हमारा सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। मतलब डीएनए के रेप्लिकेशन के तीन क्या कहते हैं थॉट थे कि ये तीन तरीके हो सकते हैं जिसके थ्रू क्या कहते हैं डीएनए रेप्लिकेट करता होगा। पहला कंजर्वेटिव मोड, दूसरा डिसरप्टिव मोड और तीसरा सेमी कंजर्वेटिव मोड। तो सबसे पहले कंजर्वेटिव मोड समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है हमारा कंजर्वेटिव मोड, कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, ठीक है। कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मतलब क्या है कि जब डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बात करी गई या फिर डीएनए का हमने कहा कि एक सिंगल डीएनए से, ठीक है, एक सिंगल डीएनए से जब हमने कहा कि डीएनए बन रहा है, तो कंजर्वेटिव डीएनए का मतलब ये था कि एक डीएनए जो हमारे पास पेरेंटल कॉपी है वो पेरेंटल कॉपी वैसी की वैसी रह जाती है। बट क्या कहते हैं, देखिए स्टार्ट होता है इसमें 5 प्राइम 3 प्राइम, आपको पता है, ठीक है। इसमें भी होगा 5 प्राइम 3 प्राइम और इसमें भी क्या होगा, और इसके साथ एक जो नई कॉपी बनेगी वो क्या होगा, कुछ ऐसा बनेगा। ऐसा सोचा गया कि जो कंजर्वेटिव एप्लीकेशन हो गया इसमें क्या हुआ 5 प्राइम 3 प्राइम। तो इसमें क्या माना गया है कि कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन इज अ प्रोसेस में कहा गया, कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन फिर कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन कीप्स और कंजर्व्स द पेरेंटल डीएनए, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव, ठीक है। मतलब ये क्या करते हैं, पेरेंटल डीएनए को कंजर्व करके रखते हैं। जैसे कि ये हमारा क्या कहते हैं, देखिए जो ब्लू स्टैंड है वो हमारा पेरेंटल स्टैंड है, तो ये हमारा पेरेंटल स्टैंड है, पेरेंटल स्टैंड्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहते हैं पेरेंटल डीएनए आ गया, पेरेंटल डीएनए हो गया आफ्टर रेप्लिकेशन। और उसकी कॉपी बनी, ये क्या है हमारा, ये हमारा ऑफस्प्रिंग वाला है, डॉटर डीएनए हो गए, ठीक है। तो कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मतलब क्या कहा गया कि कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मतलब द रेप्लिकेशन, लिख लीजिए, द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए which keeps or conserves the parental DNA in the original form, ठीक है। तो द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए व्हिच कीप्स और कंजर्व्स द पेरेंटल डीएनए इन द ओरिजिनल फॉर्म, दैट इज कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। बट ये थ्योरी बाद में क्या कहते हैं लोगों ने डिनाइल कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं होता होगा, अदरवाइज कॉपी कैसे दूसरे सेल में जा रही होगी। बात यह है कि वो सेल तो नहीं रहता है, क्योंकि आपको पता है सेल डिवीजन में क्या होता है कि पहले सेल बनता है, सॉरी सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता है सेल के अंदर, ठीक है, सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता है, तो उससे कॉपी नहीं होती है। क्या होता है न्यूक्लियस का भी क्या कहते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का भी क्या कहते हैं, ये ऐसे हाफ हो जाता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि पुराना सेल तो पूरा ही गायब हो जाता है, अदरवाइज तो पुराना अगर डीएनए रहता है, पहले से पहला वाला डीएनए रहता है, तो उसके अंदर जो म्यूटेशन हुए उसके अंदर जितने भी चेंजेस हुए वो आगे वाले जनरेशन में कैसे जाएगी, इसकी सारी की सारी बातें इसके अंदर कैसे आएगी। तो दैट इज वाई ये डीएनए का जो क्या कहते हैं रेप्लिकेशन का थॉट था, फिर ये डीएनए वाला जो कॉन्सेप्ट था रेप्लिकेशन का, वो क्या हो गया एक टोटल हमारा क्या आ गया एक डिनायल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंजर्वेशन के बारे में, नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या था हमारा
नेक्स्ट पार्ट था कि ये हमारा डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो क्या होता है हमारा डिसरप्टिव डिसरप्टिव रेप्लिकेशन। क्या होता है हमारा कि ये जो डीएनए नेक्स्ट वाला सॉरी जो हमारा रेप्लिकेशन होता है डीएनए का वो क्या माना गया कि नहीं डीएनए का रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव नहीं होता होगा, क्योंकि क्या कहते हैं जीन्स एक पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं, ठीक है। तो जब एक ऑफस्प्रिंग में ओरिजिनल डीएनए कैसे हो सकता है, ठीक है। तो तब उन्होंने कहा कि नहीं जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो क्या होता है हमारा डिसरप्टिव रेप्लिकेशन होता है। अब डिसरप्टिव रेप्लिकेशन कैसा होता है कि सबसे पहले हमने कहा कि डीएनए हमारे पास, सबसे पहले हमने डीएनए के स्टैंड ले लिए, ठीक है। और इसमें एक हमारा 5 प्राइम एक हमारा 3 प्राइम वाला है, ठीक है। तो इस डीएनए का रेप्लिकेशन होना है, ठीक है। तो इस डीएनए का रेप्लिकेशन होना है, तो क्या कहा कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। प्लस आई होप आप लोग समझ रहे हैं। मैं अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है। आप देखे समझ जाएंगे कि डिसरप्टिव का मतलब क्या है। ठीक है, ये मतलब ऐसा होगा कि इस जो डिसरप्टिव वाला है इसमें क्या होगा कि इन्होंने माना जो रिसर्चर थे उन्होंने कहा कि नहीं डीएनए का रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव नहीं होता है, वो डिसरप्टिव होता है कि कुछ पार्ट क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे दो दो ऑफस्प्रिंग में, और वो क्या रहेंगे रिमेन रहेंगे, कुछ पार्ट इधर कुछ पार्ट इधर वाला ऐसा हिसाब रहेगा। और वैसे करके क्या होगा हमारा जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा डिसरप्टिव मेथड में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास डीएनए है। तो डिसरप्टिव रेप्लिकेशन में क्या होता है कि नहीं डीएनए ऑल दी पॉसिबल जो कहते हैं डीएनए के सेगमेंट्स है, तो सेगमेंट्स ऑफ डीएनए अटैच्ड और फॉर्म्स अटैच्ड टू न्यूली डुप्लीकेटेड और न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए, तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड डिसरप्टिव रेप्लिकेशन। ओके, अब जब फर्दर हम आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद हमारे पास थर्ड कॉन्सेप्ट आया जो मेसेल्सन एंड स्टाल ने दिया, ठीक है। ठीक है, तो थर्ड हमारा क्या है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। अब देखिए सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन क्या होता है। अब जब सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं तो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में क्या कहते हैं कि ये हमारे पास एक ओरिजिनल डीएनए है, ठीक है। ये हमारे पास ओरिजिनल डीएनए है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होगा कि इसका जो डीएनए होगा कैसा होगा ऐसा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ये हमारा 5 प्राइम ये हमारा 3 प्राइम ये हमारा 5 प्राइम ये हमारा 3 प्राइम, समझ गए। तो अब जो कहा कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ये डीएनए के स्टैंड अलग होते हैं और एक एक सिंगल स्टैंड अपना अपना क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड वो क्या कहता है फॉर्म करता है, और इस तरीके से क्या कहते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में डीएनए और जीन्स की क्या कहते हैं सारे के सारे इंफॉर्मेशन पास आउट होती है पास डाउन होती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस हो गए कहते हैं जो ये वाला जो है हमारा मेथड क्या है कि ये वाला मेथड बोलते हैं हम सेमी कंजर्वेटिव मेथड, और इसको क्या कहते हैं किसने क्या कहते हैं ये जो हमारा सबसे अप्रोप्रिएट मेथड था जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड था। अब इस सेमी कंजर्वेटिव मेथड के ऊपर बहुत सारे क्या कहते हैं डाउट्स थे, क्या कहते हैं बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो इन सारे क्वेश्चंस को हटाने के लिए दो साइंटिस्ट आए हमारे पास, ठीक है। एक थे हमारे पास मेसेल्सन एंड एक हमारे पास साइंटिस्ट थे फ्रैंकलिन स्टाल, ठीक है। फ्रैंकलिन स्टाल और मेसेल्सन ने क्या कहते हैं हमारा एक्सपेरिमेंट करा था, ठीक है। अब देखिए इन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट करा था थोड़ा समझ लेते ताकि ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो मेसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट लिख देते हैं यहाँ पे। हमारा टॉपिक क्या है मेसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो मेसेल्सन एंड स्टाल ने क्या करा था, इन्होंने क्या करा था सबसे पहले
मैसेसन स्टाल ने क्या करा था, इन्होंने लिया था ई कोलाई वायरस, सॉरी ई कोलाई वायरस बोला, ई कोलाई बैक्टीरिया लिया था इन्होंने, ठीक है, एसेशियाई कोलाई लिया था। एसेशियाई कोलाई को क्या करा था इन्होंने, NH4Cl में, Cl जो हमारा गया था इसका जो ग्रोथ मीडियम में क्या करा था इन्होंने, इसको ग्रो कराया, ठीक है। बट इसमें एक कैच था, इसमें कैच क्या था कि जो हमारे पास N है वो क्या है, नॉर्मल 14N ना होके वो क्या है, हमारे पास N का आइसोटोप है, नाइट्रोजन का आइसोटोप है, जो कि हमारा क्या है, थोड़ा सा हाइयर डेंसिटी वाला होता है, ठीक है, डेंस पार्टिकल होता है, और वो क्या है हमारे पास ई कोलाई के साथ क्या कहते हैं, हमारे पास NH4Cl वाला मीडियम आ गया। अब जो ई कोलाई बने, ठीक है, तो फर्स्ट क्या कहते हैं, मल्टीपल, यहां पे क्या बोल देंगे हम, मल्टीपल जनरेशन, ठीक है। मल्टीपल जनरेशन के बाद जो हमारे पास ई कोलाई बने, तो ई कोलाई के क्या कहते हैं, जो डीएनए बना, ई कोलाई का डीएनए है, ई कोलाई डीएनए वो क्या हुआ हमारा, वो सारे के सारे किस में बन गए, इसके सारे के सारे नाइट्रोजन किस में बन गए, 15। देखिए हम पहले से बोलते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, आरएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या आ गया, जो 15N था, 15N जो था हमारा क्या कहते हैं, यहाँ पे हमने जो लिया, हमने और मीडियम लिया, NH4 सोडियम अमोनियम क्लोराइड का मीडियम लिया, तो अमोनियम क्लोराइड ने क्या करा, हमारा कि डीएनए के जो कहते हैं नाइट्रोजनस बेसिस के नाइट्रोजन है, उन सारे के सारे नाइट्रोजन को क्या कहते हैं, 14N से फिर आइसोटोपिक 15N है, फिर हाइयर डेंसिटी वाले नाइट्रोजन के साथ रिप्लेस कर दिया आफ्टर जनरेशन टू जनरेशन। अगर जब हमने कहा तो उसको ग्रोथ मीडियम में, मतलब 15N है, फिर ये वाला ग्रोथ मीडियम जब हम यूज करते रहे उसको जनरेशन के आफ्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो ई कोलाई का जो डीएनए है वो सारा का सारा क्या हो गया, 15N से लेबल्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इससे क्या, ये वाला एक्सपेरिमेंट में कुछ बातें, पॉइंट क्या है हमारे पास, कि आफ्टर ग्रोइंग the E. coli, the bacteria under 15N labeled NH4Cl growth medium NH4Cl ग्रोथ मीडियम, ठीक है, कह रहे हैं आफ्टर ग्रोइंग द बैक्टीरिया अंडर 15N, मतलब आइसोटोपिक नाइट्रोजन के अंडर क्या करा उन्होंने, आइसोटोपिक नाइट्रोजन से लेबल्ड NH4Cl अमोनियम क्लोराइड के ग्रोथ मीडियम में करा, तो उस टाइप हुए। ये फर्स्ट स्टेप था, ठीक है। आफ्टर मल्टीपल जनरेशन the DNA became labeled with आइसोटोपिक नाइट्रोजन, ठीक है। तो 15N क्या है हमारा, आइसोटोपिक नाइट्रोजन है। अब इसको पता कैसे चलता है, तो ये किसके थ्रू है, ये हमारा क्या कहते हैं, बॉयंट डिपेंडेंट ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। अभी समझ में आएगा सेंट्रीफ्यूगेशन, ये प्रोसेस क्या है। बॉयंट डिपेंडेंट मतलब बॉयंसी, जो डीएनए की बॉयंसी है, जो ऑब्वियस सी बात है, देखिए जो ज्यादा डेंस वाला आइसोटोप है, जो 15N वाला डीएनए होगा, वो क्या होगा सॉल्यूशन में, जब अगर सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो क्या कहते हैं, जो हमारा सुपर न्यूट्रिएंट पे क्या होगा, वो नीचे रहेगा, वहीं अगर 14N के बारे में बात करें तो वो क्या होगा, ऊपर रहेगा। तो इसीलिए हम ये वाला जो सेंट्रीफ्यूगेशन वो क्या है हमारा, बॉयंसी डिपेंडेंट, फिर बॉयंट डिपेंडेंट ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, इसमें क्या ग्रेडियंट्स बनेगा। अब कैसे होता है ये, थोड़ा एक्सपेरिमेंट थोड़ा आगे समझ लेते हैं, ठीक है। तो जब पहला एक्सपेरिमेंट करा, ठीक है, तो जब पहला एक्सपेरिमेंट हुआ तो क्या है, ग्रोथ मीडियम लिया हमने, सॉरी ग्रोथ मीडियम बोल रहा हूं, हमारे पास एक फ्लास्क है, ठीक है, हमारे पास एक फ्लास्क है, ठीक है, और ये फ्लास्क किसके साथ भरा हुआ है, ये फ्लास्क पूरा का पूरा भरा हुआ है हमारा 15N वाला, ठीक है, NH4Cl ये है इसके अंदर, ठीक है, और इसके अंदर ई कोलाई भरे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जितने भी क्या कहते हैं हमारे पास
बैक्टीरिया है, इकोलाई है, तो वो सारे के सारे क्या है हमारे पास 15N डिपेंडेंट है। तो इसके जो डीएनए है दोनों के दोनों स्ट्रैंड क्या है, अब दोनों के दोनों स्ट्रैंड के ऊपर क्या है हमारा, ऑब्वियस सी बात है, जब अमोनिया है वहां पे, सॉरी 15 आइसोटोप वाला नाइट्रोजन है उसके मीडियम में, तो क्या होगा उसके दोनों के दोनों स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेसिस के जो नाइट्रोजन है वो क्या हो जाएंगे हमारे आइसोटोपिक नाइट्रोजन लेवल्ड हो जाएंगे। तो इसमें क्या है जो हमारा डीएनए है वो क्या है हमारा 15N, और एक दोनों स्ट्रैंड हमारे 15N के हो गए। तो जब इसका क्या कहते हैं हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ तो इसका जो कहते हैं लाइनिंग आई, फिर ग्रेडियंट बना, ठीक है। तो ग्रेडियंट कहाँ बना, अब देखिए ये हमारा टॉप है, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं, ये हमारा क्या है टॉप है। तो इसमें जो बैंड बना, तो बैंड कहाँ बना हमारा नीचे बना, ठीक है। बाकी कहीं पर कुछ बैंड नहीं बना क्योंकि हेवियर आइसोटोप है तो नीचे बनेगा। अब जब इसको आगे बढ़ाया, ठीक है, और आगे बढ़ाने के बाद इसके अंदर क्या करा हमने, फिर से एक फ्लास्क लिया और इस बैक्टीरिया को, फिर इन बैक्टीरिया को ग्रो कराया किसमें, नॉर्मल अमोनिया वाले मीडियम में, अमोनियम क्लोराइड वाले मीडियम में कराया ग्रो। तो उस टाइम पे जो क्या कहते हैं इसके अंदर का जो डीएनए वो क्या बन गया हमारा 15N एंड 14N, ठीक है। तो उसके बाद जब इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करा गया, बॉय इंडिपेंडेंट ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करा गया, ठीक है, तो वो कुछ ऐसा आया चार्ट में। फिर इसमें क्या आया कि ये जो इसका जो बैंड बना है, फिर जो पूरा डीएनए हुआ सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद वो क्या हुआ सेंटर में आ गया, ठीक है, तो सेंटर में अटक गया वो, ठीक है। अब जब इसके बाद दोबारा और एक बार जनरेशन में क्या कहते हैं, फिर से क्या कहते हैं हमने क्या करा, इसका क्या कहते हैं फिर से इसको ग्रोथ मीडियम में ग्रोथ करवाया, ठीक है, और इस बार भी क्या हमारा मीडियम है NH4Cl। तो अब जो हमारे पास डेंसिटी डिपेंडेंट है, फिर क्या कहते हैं, फिर से हमने क्या कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन करा। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद क्या हुआ, जो बैंड्स बने कुछ ऐसे बने कि एक आया हमारे पास बैंड जो क्या आया पूरा का पूरा बना हमारा क्या कहते हैं पूरा का पूरा 14N वाला बना, ठीक है। और एक बैंड बना जो क्या है हमारा 14N और 15N वाला बना। तो अब देखिए इसके बाद जितनी बार भी ग्रोथ करवाया, ठीक है, जितना भी ग्रोथ करवाया, अब धीरे धीरे क्या होगा कि इसका जो क्या कहते हैं 15N वाला जो क्या कहते हैं नाइट्रोजन वाला बैंड होगा, फिर डीएनए होगा, वो हर जनरेशन के बाद क्या होगा उसकी परसेंटेज वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। वैसे अगर हम आगे बढ़ाते हैं इस रिएक्शन को, फिर इस प्रोसेस को फिर से हम करते हैं, फिर से वही नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड लेते हैं, तो फिर से जो बैंड बनेगा वो क्या होगा ऑटोमेटिकली, जो ये वाला बैंड है वो क्या होगा हमारा थोड़ा थिक हो जाएगा, ये वाला बैंड जो क्या हमारा थिक हो जाएगा, और ये वाला बैंड क्या हो जाएगा थोड़ा सा पतला हो जाएगा, थोड़ा सा थिन हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि अब 14N और 14N का क्या कहते हैं डेंसिटी मतलब अमाउंट ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, और इसके अंदर क्या होगा 15N और 14N वाला कम हो जाएगा कंपेयर टू दिस ना, कंपेयर टू नॉर्मल डीएनए। अब जब हम बात करते हैं, देखिए हमने ये क्या करा, हमने नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड लिया, ये सारे का नहीं निकलता। अब इसको थोड़ा सा ऐसा समझ लेते हैं कि हमने डीएनए लिया, सबसे पहला वाला जो डीएनए था हमारा, वो डीएनए क्या था, ठीक है, वैसे स्टानले का करा कि डीएनए लिया और डीएनए कैसा था, कुछ इस टाइप से था, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे क्या हुआ, जब ये वाला डीएनए बना, तो जब इसका रेप्लिकेशन हुआ, ठीक है, जब इसकी कॉपी बनी, तो क्या हुआ कि एक डीएनए बना हमारा ऐसा, ठीक है, ये बना हमारा 15N वाला, और इसके साथ क्या आ गया, जब हमने क्या कहते हैं मीडियम चेंज कर दिया, तो क्या बना हमारे पास, ये दो बने, ठीक है। बीच में से प्लस का साइन हटा देते हैं। जब इसकी फर्दर आगे कॉपी करी गई, फिर से दोबारा इसका सेकंड, फिर फर्स्ट जनरेशन, फिर सेकंड जनरेशन, जब इनका फिर से रेप्लिकेशन हुआ, तो क्या हुआ
कि एक तो हमारे पास कॉपी ये आई नॉर्मल, जब नॉर्मल NH4 लिया, ठीक है, तो ये देखिए कौन सा वाला है, ये वाला प्रोसेस के बारे में बात करें, इस वाले स्टेप के बारे में, सेकंड जनरेशन का। देखिए ये क्या है हमारा फर्स्ट जनरेशन, ये क्या है हमारा सेकंड जनरेशन, और ये क्या है हमारा थर्ड जनरेशन। ठीक है, तो जब इसकी कॉपी बनी तो क्या हुआ, हमारे पास दो तो नॉर्मल वाले आए, उसके बाद क्या है हमारे पास फिर से एक कॉपी बनी हमारे पास, और एक कॉपी बनी ऐसी वाली। तो जो रेड वाले हैं यानी कि 15N लेवल वाले हैं, ये क्या है हमारा 15N वाला है, बट ये क्या है हमारे पास 15N एंड 14N वाला है। ये वाला भी हमारे पास 15N और 14N वाला है, ये वाला हमारे पास 15N 14N वाला है, बट ये वाला भी, ये वाला क्या है हमारे पास 14N एंड 14N वाला। तो क्या हुआ, जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए तो दो ही स्टैंड बचेंगे, जो जब तक नॉर्मल NH4 या फिर अमोनियम क्लोराइड का मीडियम रहेगा ई कोलाई के ग्रोथ के लिए, तो तब तक क्या होगा कि जो ग्रोथ मीडियम में क्या कहते हैं, जो DNA का रेप्लिकेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है आप देख रहे हैं हम। तो जो फर्स्ट जनरेशन वाला उसी में दिख रहा है कि जो DNA का रेप्लिकेशन हो रहा है तो वो क्या है हमारा सेमी कंजर्वेटिव मोड में है, मतलब पूरा कंजर्वेशन नहीं हो रहा है, आधा आधा कंजर्वेशन हो रहा है, सेमी टाइप में कंजर्वेशन हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, तो मिचेल्सन स्टाल ने कहा था कि हाँ जो DNA का एक्सपेरिमेंट होता है, जो DNA का रेप्लिकेशन होता है, द रेप्लिकेशन ऑफ DNA, द रेप्लिकेशन ऑफ DNA इज अ सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। ठीक है, द रेप्लिकेशन ऑफ DNA इज अ सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। तो यहाँ तक अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो डू हिट द लाइक बटन। लेक्चर्स आते रहते हैं, वीक में 4 लेक्चर आते हैं, MSc फर्स्ट सेमेस्टर का आ रहा है, MSc थर्ड सेमेस्टर के भी आने लगेगा। उसके बाद क्या कहते हैं कि अगर नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हमारा DNA एप्लीकेशन होगा, और वो किसका कराएंगे हम, इस बार हम प्रोकैरियोट में कैसे होता है। अब देखिए DNA एप्लीकेशन क्या होता है ये समझ गए हम, ठीक है। अब एक्चुअल में रेप्लिकेशन होता क्या है, उसके अंदर पॉलीमरेजेस आते हैं, DNA पॉलीमरेज 1, DNA पॉलीमरेज 2, DNA पॉलीमरेज 3 आता है। ठीक है, फिर क्या कहते हैं हमारा एसओएस रिस्पांस होता है प्रोकैरियोट्स में, DNA पॉलीमरेज 4, DNA पॉलीमरेज 5। तो ये सारी चीजें हम क्या पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम जब पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक DNA रेप्लिकेशन। तो उस टाइम के लिए क्या कहते हैं अभी छोड़ देते हैं, इसको यहीं पे लंबा बन जाएगा ज्यादा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट सेक्शन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड, सब्जेक्ट नहीं मतलब दूसरे पेपर से रिलेटेड, ठीक है, और क्या कहते हैं सब्जेक्ट का तो सब्जेक्ट के वीडियो के अंदर ही पूछिएगा। और क्या कहते हैं अगर अच्छी लगी तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, और थैंक यू, ऑल द बेस्ट।